नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। एक और वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बंगाल के मुर्शिदाबाद की हिंसा ने वहां के हिंदुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया है, तो दूसरी ओर अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत गंभीर बात कह दी है। नया वक्फ कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने पहले बड़े बयान में कहा है कि वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमान युवाओं को पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सवाल पब्लिक का है कि क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स के खतरे में अंबेडकर के संविधान पर भारी हैं? क्योंकि मुर्शिदाबाद मॉडल में हिंदू विक्टिम है, तो वोट बैंक के तुष्टीकरण मॉडल में विक्टिम गरीब मुसलमान है। वक्फ के विरोध के नाम पर सबसे बड़े पैमाने पर हिंसा मुर्शिदाबाद में देखने को मिली है, लेकिन क्या ये ममता बनर्जी के बंगाल में सिर्फ संयोग भर है? क्या देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे प्रयोगों के लिए भड़काया जा रहा है? आज झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे फिर संविधान को। वक्फ के विरोध के नाम पर एक कांग्रेस के नेता ने यहां तक कह दिया कि जलाओ मरो जाने दे, सिर फोड़ो बस जलाओ, ट्रेन जलाओ। आज संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर के इतने पवित्र दिन पर ऐसे शब्द, आप सोचिए कि ये कैसी सोच होगी। हिंदू सेफ नहीं, मुर्शिदा मॉडल नेक नहीं, तो क्या एक नहीं सेफ नहीं कि प्रधानमंत्री की चेतावनी आज सच साबित हो रही है? सवाल पब्लिक का आज यही है। लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले आपके सामने ये फैक्ट। पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है, हिंदू होकर जन्म लिया, ये पाप कर दिया है। बस हिंदू होना हमारे लिए पाप है, अभिशाप है, इसलिए हमारा इतना क्षति हो रहा है। लग रहा था हम मर ही जाएंगे वहाँ पे। पहले का मुस्लिम का दुकान है, नहीं तो कुछ लिया, और वहाँ पे हिंदू का दुकान है उसके बगल में ही, उसको लूटो। हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो तो हम तुम्हारा पति को भी भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। बंगाल में मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की आप बीती है ये। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के खिलाफ उपद्रवियों का डायरेक्ट एक्शन है ये। ট্যাঙ্কির জলে বিষ আজকে দিয়েছে, খেয়ে ওই হয়েছে, খেয়ে বুঝতে পেরেছে। इसके ऊपर हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कते टीएमसी के ये बयान। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। हमारे पास ये भी खबर आया है कि बीएसएफ का ड्रेस पर पहन के आरएसएस का लोग भी उनके बीच में घुस रहा है। बीएसएफ का ड्रेस पहन के ये मुझे पता नहीं बीएसएफ को पता है या फिर नहीं, ये मैं नहीं घूम रहे हैं बीएसएफ का ड्रेस। आरएसएस का लोग, क्योंकि ये लोग टारगेट करके कुछ कुछ कम्युनिटी को मार रहा है, पीट रहा है। सिर्फ बंगाल से नहीं, वक्फ के नाम पर धमकियों के सुर और भी जगहों से हैं। शरिया आगे है, संविधान पीछे, ऐसी दुस्साहसी घोषणाएं भी। अपना शरीयत है, अपना शरीयत के हिसाब से चल रहा। शरीयत आप लोग पहले मानेंगे, संविधान पर दोनों हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, दोनों ले हम लोग सीने में कुरान और हाथ में संविधान लेके चलते हैं। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहाँ पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगा तो दफनाए कहाँ जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें
फेरबदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ न कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। जलाओ, मरो, जान की आहुति देना, हर गांव से 8-10 आदमी मरना, कैसा होना 150 वो हुआ तो सिर फुट के कामा करना, बस्सा जलाना, ट्रेना जलाना। इन बयानों के मद्देनजर आज अंबेडकर जयंती पर ये पूछना पड़ेगा कि संविधान के उसूल कहाँ गए? क्या वोट बैंक के चक्कर में भुला दिए गए? उस वोट बैंक के चक्कर में जिसका 75 सालों में भला भी नहीं हुआ। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है, वक्फ कानून के विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद की हिंसा क्या पूरे देश को आग में झोंकने की साजिश है? विपक्ष की वक्फ पॉलिटिक्स के बीच प्रधानमंत्री का रियलिटी चेक क्या देश का गरीब मुसलमान समझेगा? अंबेडकर का संविधान अगर मानते हैं तो वक्फ पर सड़क की हिंसा के लिए क्यों भड़काया जा रहा है? संविधान के आगे शरिया की सोच वाले अगर झारखंड के मंत्री हैं तो राहुल, अखिलेश, ममता चुप क्यों हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक के इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। हमारे साथ आज मोहम्मद फैज खान, नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शुभांकर भट्टाचार्य, राजनीतिक विश्लेषक, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस के नेता होकर कमलाकर त्रिपाठी जी, आज अंबेडकर जयंती वाले दिन कम से कम आज तो कह दीजिए कि जो लोग कह रहे हैं कि सड़कों पर आओ, बसें जलाओ, ये आप ही के पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं बसें जलाओ, अगर सिर फूटे तो अच्छा, 2-4 मर जाएं तो अच्छा, आकर हर जगह इस तरह का दंगा करो। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यही संविधान सिखाता है? दूसरी बात भी पूछूंगी, जो कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर शरीयत है, क्या आपकी सोच यही है? क्या जब राहुल गांधी जेब में संविधान की एक कॉपी लेकर चलते हैं तो इसी संविधान की बात कर रहे हैं जो आज उनके नेता देश भर को समझा रहे हैं? देखिए नाविका जी, हम शुरू से कहते आए हैं कि देश संविधान से ही चलता है, संविधान से ही चलेगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन के लोग हिंसा फैलाते हैं, अभी जो उत्तर प्रदेश के आगरा में हो रहा था, क्या वो संविधान प्रदत्त था? आप मुझे बताइए, करणी सेना के लोग 70-80 हजार की संख्या में तलवार, बर्छी, गणासा, पिस्टल लेकर के लहरा रहे हैं और सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तक को धमकी दे रहे हैं कि उनको मार दिया जाएगा। रामजी लाल सुमन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जो है उनकी मजबूत ठुकाई होगी, उसके अध्यक्ष कहते हैं, और पुलिस मूक दर्शक बनकर के खड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे अपने रोजगार मांगने के लिए धरना दे रहे होते हैं, उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो ये जो संविधान के तहत ये जो काम किया जा रहा है, जरा उसके बारे में बता दीजिए। और वो पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें पुलिस अगल बगल घेरी हुई है, लेकिन वो पुलिस उन लोगों को कुछ नहीं करती। अभी तक कोई यही काम किसी दूसरे मजहब के लोगों ने कर दिया होता तो योगी जी का बुलडोजर चल रहा होता और न जाने कितने लोग अरेस्ट होकर के चले गए होते। आप मुझे बताइए, ये जिस तरीके से एक पुराना शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, ये पूरे देश भर में जो आप बना रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात,
जिस कम्युनिटी को लेकर के जो बिल बनता है, जब आप उसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं तो रिजेंटमेंट होता है, जो दिख रहा है हर जगह रिजेंटमेंट है। आपको जब आप रिजेंटमेंट होता है तो संविधान को साइड में रख देना चाहिए, यही समझा रहे हैं ना आप। रिजेंटमेंट होता है तो संविधान साइड में रख दीजिए और रिजेंटमेंट के हिसाब से काम करिए। और आपने इतनी लंबी आपने हमें व्याख्या दी, लेकिन आपने एक शब्द नहीं कहा उस नेता के बारे में जो कह रहा है जला दो, बसें जला दो, ट्रेनें जला दो, सिर फुड़वा लो, 2-4 लोग मर भी जाओ, लेकिन अपना नाम दर्ज कर लो कि वक्फ के खिलाफ। आपकी पार्टी से एक लफ्ज नहीं किसी ने बोला कि ये जो बोला गया है, ये जो भड़काया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। एक शब्द नहीं आया किसी के मुंह से। यानी कि एक्शन का रिएक्शन। राशिद अलवी साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन शहजाद पूनावाला, ये संविधान का फिर क्या होगा? फिर अंबेडकर जयंती का क्या होगा? ये सिर्फ दिखाने की भर चीजें हैं। देखिए, आज अंबेडकर जयंती है तो मैं एक कविता लिख कर लाया हूँ। संविधान, मैं देखिए बीच में नहीं बोला, संविधान के सो कॉल्ड रक्षक, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, संविधान के सो कॉल्ड रक्षक बने संविधान के भक्षक, पूछे कैसे शरिया संविधान के ऊपर तो देखे आंखें कर टक टक, पर सवाल पूछेंगे हम तब तक कि हिंदू पे हिंसा होगी जब तक, मुंह में है जुबान दिल में आपके है धक धक। है ना दिल धक धक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दिल में धक धक, तो बोलो वोट बैंक को कब तक रखोगे संविधान के ऊपर। आज सवाल ये है कि स्टैलिन साहब कहाँ हैं? जरा दिखाई नहीं दे रहे। संविधान रक्षक वाली जो मंडली थी, ये प्रियंका जी कहाँ हैं? 5-5 ट्वीट पैलेस्टाइन पे। राहुल जी कहाँ हैं? कहाँ हैं आरजेडी के लालू जी और तेजस्वी जी? सब लोग संविधान बचाओ लेकर घूमते रहते थे। आज संविधान बचाने कोई नहीं आ रहा बंगाल में। दूसरी बात, अब देखिए बंगाल में माँ माटी मानुष तो रहा नहीं, वहाँ पे रह गया है केवल क्या, मुल्ला मदरसा और मुसलमान। तो मुल्ला मदरसा और मुसलमान वाली पॉलिसी में अब देखिए क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, धुलिया, सूती, शमशेरगंज, यहाँ पर हिंदू परिवारों का पलायन हुआ, जहर मिलाया गया पानी में, मंदिरों पर हमला हुआ, झंडा भगवा जो है वो निकाला गया, परंतु एक शब्द बोलने के बदले इसको जस्टिफाई क्या कर रहा है? एक्शन टू रिएक्शन। तो फिर भाई गोधरा पहले हुआ था ना, फिर गुजरात के दंगे हुए थे, तो वो भी एक्शन टू रिएक्शन जस्टिफाई करो। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं। 18 फरवरी 2025 का बयान पार्लियामेंट असेंबली का, अमित मालविया ने ट्वीट किया है ममता बनर्जी का, वो वहां पर भड़का रही है एक समुदाय को। उसके बाद बापी हल्दर, इनके सांसद है, वो क्या बोलते हैं कि आंखें निकाल देंगे वक्फ कानून के लेकर। फिर सिद्दीकुल्ला बोलते हैं कि कोलकाता जाम कर दीजिए। इसका मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। इनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? और कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला है कि यहां पर पुलिस काम नहीं कर रही है, एक्शन नहीं कर रही है गवर्नमेंट, तो हम जो है सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं। इट इज अ टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स। हम आंख नहीं मूंद सकते। आखिरी बात में सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए ये सब हो रहा है तो इनके सांसद क्या कर रहे हैं? कल डेरिक ओब्रायन संडे का लंच एंजॉय कर रहे थे। एक पठान आए हैं, इंपोर्टेड पठान आए हैं ये बहरामपुर में, वो इंपोर्टेड पठान चाय पी रहा था। इनके यहाँ पर जो लोग हैं, फिराद हकीम, जो पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान देखते हैं, वो बोलते हैं ये तो एक दूसरे के स्टेट के भीतर ही ये लोग जा रहे हैं, इनके साथ कुछ हुआ नहीं है। और इनके एक और व्यक्ति कुणाल घोष, वो बोलते हैं बीएसएफ ने किया। एक दिग्विजय सिंह बोलते हैं आरएसएस ने किया। मतलब दंगाइयों को बचाने के लिए किस प्रकार से विस्तृत नेटवर्क जागृत हो चुका है, इंक्लूडिंग यहां पर जो मिस्टर त्रिपाठी और अधीर रंजन चौधरी बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। तो मैं अधीर रंजन की मानूं या इनकी मानूं? अधीर रंजन की बात तो कांग्रेस पार्टी भी मानेगी कि नहीं, चाहे वो जितनी देर बंगाल कांग्रेस के चीफ रहे, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा रहे, लेकिन अलायंस चलानी है तो अधीर रंजन चौधरी को मत मानो। अगर अधीर रंजन चौधरी को मानोगे तो अलायंस नहीं चल पाएगी। मजबूरियां कई हैं, यही कांग्रेस की विडंबना है। लेकिन मैं शुभांकर जी आपसे पूछना चाहती हूं, ताले लगे हैं बड़े बड़े, मुसलमानों की बस्ती बन गई है मुर्शिदाबाद क्योंकि हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। ये है स्थिति बंगाल की, जो ममता दीदी की बंगाल है, जहां सबको महफूज रहने के बारे में बताया गया। ताले लगे हैं, लोग छोड़कर चले गए हैं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। जब हम डेमोग्राफी की बात करें तो 1951 में मुर्शिदाबाद, बस हमारे देश की इंडिपेंडेंस के बाद यहां मुस्लिम पॉपुलेशन थी 55%। आज ये ऊपर जाकर लगभग 66% हो गई है।
और जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी 44%, वो 33% हो गई है 2011 के सेंसस के हिसाब से। यानी कि मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, हिंदू घटते चले जा रहे हैं। लेकिन फरहाद हकीम तो कह रहे हैं वो बंगाल से, मुर्शिदाबाद से मालदा जा रहे हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या यही स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है कि सब कुछ जलता रहे, लोगों पर लाठियां बरसती रहें, लोग मरते रहें, लेकिन यही है बंगाल मॉडल जो देश के सामने है? जी नाविका जी, तो मुझे आपका जो तंज है वो भी मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैं शहजाद पूनावाला को सुन रहा था, उनका भी तंज, मुझे उसका भी स्वागत करता हूं। और नहीं, मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूं जो कि यहाँ पे बैठ के कहे कि अरे भाई बंगाल जल रहा है, या अपने अपने प्रदेश को बचाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। अगर यहाँ पे बंगाल में कुछ हो रहा है और उस पर टीएमसी को अगर आप घेरे में ले रहे, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल प्रश्न पूछना चाहिए। भले ही मणिपुर में न पूछ सके, वहां पे डर लगता हो, वहां तंज न कसा जाता हो, खैर ये होना भी चाहिए। दूसरी बात, अभी बहुत यहाँ पे चिंता व्यक्त की जा रही है कि मुसलमान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वहां पे इतना वायलेंस हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, हिंदू छोड़कर भाग रहे हैं। आपका बहुत कंफ्यूजन है। इनको विक्टिम भी नहीं दिख पा। मैं तंज नहीं कर रही, मैंने फैक्ट्स रखे हैं, तस्वीरें रखी हैं, अपनी रिपोर्ट्स रखी हैं। जो डेटा दिया है वो डेमोग्राफी का डेटा, ऑफिशियल डेटा है, आप निकाल लीजिए। मैं तंज नहीं कस रही, मैं फैक्ट कह रही हूं। मणिपुर पर भी फैक्ट कहे थे, इस पर भी फैक्ट कह रही हूं। ये तस्वीरें हैं जो लोग सामान लेकर मुर्शिदाबाद से जा रहे हैं। बंद घरों के ताले देखना चाह रहे हैं तो ये बंद घरों के ताले भी दिखा रही हूं शुभांकर जी। मैं तंज नहीं कस रही जी। अब फैक्ट्स पर आ जाइए। नाविका जी, मुझे नहीं दिखा, आपने किसी से कोई बीच में नहीं टोका। मैं गलत बोलूं सही बोलूं, आप उसको 10 बार टोकिए कुछ, लेकिन कम से कम जैसे आपने शहजाद पूनेवाला को पूरा बेरोक टोक समय दिया, वैसे कम से कम मुझ पर भी अगर दे तो मैं कहूं कि ये भी डिबेट एक, कम से कम ये तो निष्पक्ष जा रहा है। बाकी तो देश की नहीं पता मुझे। अब बात जहां तक है कि आप बार बार ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक नाम पूछना चाहता हूं, क्या दिवाकर घरामी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उनका नाम ही ऐसा है। दिवाकर घरामी कौन है आप जरा देख लीजिए, उनके जरा शब्द, उनको भी थोड़ा सा रिसर्च कर लिए होते। अरे घोष साहब के मुर्शिदाबाद के एमएलए हैं, वो उनके बहुत करीबी हैं भाई साहब। और वो देखिए, उनके भाषा देखिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अस्त्र रखो, तलवारें रखो, बंदूक रखो और उसका उपयोग करो, पुलिस के खिलाफ उपयोग करो, सरकार के खिलाफ उपयोग करो, क्योंकि अगर उपयोग नहीं करोगे तो फिर अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाओगे। ये कौन कह रहा है? ये किस पार्टी का नेता कह रहा है और कितने दिन पहले कह रहा है? अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जो फैक्ट रखे वो किस बेसिस पर रखे, जो मैंने कह दिया कि अगर बड़ा चढ़ा के दिखा, ये मैं नहीं कह रहा। इंटरनेट आपके भी हवाले है, जो इंटरनेट हमें दिखता है वही आपको दिखता है। मैंने भी उसी में से दिखा कि कुछ जो है उसमें से बयान वो 2021 के पहले का, जो वहां पे जो दंगा, संदेश खाली वाला जो दंगा था, उसका एक्सेप्ट इससे मिला के दिखाया गया। अरे दिखाइए ना, जो वहां हो रहा है वो व्यक्तिगत दिखाइए। उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए अगर मिक्स किया जा रहा है तो क्या यह भड़काना नहीं है? तो यह भी सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर वही कपड़ा, वही लोग 2 बार एक ही चीज में कैसे आ गए। वीडियोस को चेक करिए, आपको दिख जाएगा। तीसरी बात, अभी बहुत एक अच्छी बात कही, संविधान को बचाने के लिए बड़ी बातें हो रही हैं, दोनों तरफ तैयार बातें हो रही हैं कि भाई विपक्ष भी कहता है, लेकिन संविधान की परवाह करता कौन है? मैं ये आपसे भी पूछना चाहता हूं, कौन संविधान की परवाह कर रहा है? किस दिन आपने संसद में एक प्रॉपर चर्चा होते देखा? आजकल संसद निंदा की जगह बनी हुई है, जहां पे सरकार आती है विपक्ष का निंदा करके चली जाती है, बिल पर तो बात बहुत बाद में होती है। यहां पे अगर जितने आपके जो दर्शक है वो अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर कुछ ना करे, संसद भवन का लाइव देखते रहे, तो खुद शर्म आएगी कि हम किस संविधान के तहत में हम लोग जी रहे हैं। उस समय हम लोग अगर संविधान पर अगर हम यहां पे कविताएं पढ़े तो खैर पढ़ते रही भाई साहब, आपकी जगह है, आप पढ़िए। लेकिन जहां तक बात, मैं बंगाल को सपोर्ट नहीं, बंगाल में अगर हिंसा हो रही है गलत है, इसको 10 बार कहूंगा गलत है, लेकिन इसको जिन्होंने भड़काया, आप कह रहे स्टेट स्पॉन्सर्ड, तो फिर मणिपुर क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड है? तो क्या यूपी में जो दंगा होता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है?
क्योंकि आपको भी पता है कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार नहीं चाहेगी उसके स्टेट में दंगा बढ़ के, स्पेशली कम से कम सामने इलेक्शन। मैंने आपको 180 सेकंड दिए और उससे पहले 40 सेकंड, 220 सेकंड आप अनइंटरप्टेड बोले हैं। अब मैं कुछ फैक्ट्स रख दूं। इंटरनेट पर आप बहुत डिपेंड करते हैं। इंटरनेट पर टाइम्स नाउ, नवभारत और पूजा मेहता ढूंढ लीजिएगा, आपको उनकी सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी। ये 2021 संदेश खाली की रिपोर्ट्स नहीं है, मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट्स हैं। आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी और देश भी देख रहा है। पहला नंबर तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात, स्टेट स्पॉन्सर्ड शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं किया, शायद आपके ही मुंह से निकल गया। क्यों निकला इसकी तहकीकात भी आप ही करेंगे। मैंने स्टेट स्पॉन्सर्ड शब्द नहीं कहा, मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बंगाल में अगर इस तरह से आगजनी हो रही है और लोग मर रहे हैं। मैंने एक और सवाल पूछा कि हिंदू वहां से छोड़कर जा रहे हैं, ताले मैंने दिखाए हैं और सारी मैंने रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं। लेकिन हर चीज को तोड़ने मरोड़ने से शायद आपको शांति मिलेगी, लेकिन हमारे ही देश का एक कोना, कम से कम मेरी जन्मभूमि, क्योंकि मैं बंगाल की जन्मी हूं, जल रहा है। मैं इस पर छाती नहीं ठोकूंगी, मैं इस पर सवाल पूछूंगी कि भाई क्यों, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, कौन भड़का रहा है। ये सवाल मेरे जायज आपको लगे या ना लगे, ये सवाल मैं पूछूंगी। ना मैं डरी हूं ना मैं डरूंगी, लेकिन शहजाद पूनावाला, इसमें बीजेपी का कितना हाथ है, ये सवाल उठाया गया है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, अभी तक तो बीएसएफ और आरएसएस को दोष दे रहे थे हमले के लिए, यहां पर तो शुभांकर जी ने पीड़ित का ही धर्म बदल दिया। इन्होंने पहले अपने वक्तव्य में बोला कि मुसलमान छोड़ के जा रहे हैं, फिर जब आपने टोका तब उन्होंने बोला नहीं नहीं थोड़े बहुत हिंदू पीड़ित है। तो चलिए, ये तो उनकी मानसिकता है, मंशा है। दूसरी बात, संसद में पारित होगा, संसद में चर्चा। देखिए शुभांकर जी, अब आपको सर अभी आपको सुनना पड़ेगा। मैंने भी आपकी बात 220 सेकंड सुनी, तो सुनिए। नहीं, आपने बहुत झूठ बोले नाविका, ऐसे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। रुक जाइए अब आप बोल चुके हैं, बीच में नहीं। शहजाद पूनावाला, आप अपना जवाब दीजिए, काउंटर का समय। अब संसद की चर्चा के बारे में वो शुभांकर बात कर रहे हैं, ये तो 27 घंटे चर्चा होकर दोनों सदनों से पारित हुआ। तो बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका बोल रहे हैं हम नहीं मानेंगे कानून को। संविधान क्या कहता है, कॉन्करेंट लिस्ट का बिल है तो वो तो मानना पड़ेगा। क्या कोई डिस्ट्रिक्ट बोलेगा कि मैं स्टेट का कानून नहीं मानूंगा? पर ये आप कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हम संविधान के रक्षक है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान 4 करोड़ है, यहां पर भी 4-4.25 करोड़ मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा दंगा या ऐसी सिचुएशन नहीं। असम बगल में 40% मुसलमान, 30-35% मुसलमान, एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं। त्रिपुरा में एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से। और आखिरी बात, 2011 में 56 लेफ्ट लीडर मारे गए आपकी सरकार आने के बाद। 2013 में 142, 2018 में पंचायती के 34% सीट कंटेस्टेड नहीं थे। 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। 2022 में बीरभूम की वायलेंस, 2023 में पंचायती वायलेंस। ये लॉन्ग लिस्ट ऑफ वायलेंस हर बार ममता दीदी के शासनकाल में कैसे होती है? और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, क्या वो भी कंस्पिरेसी में शामिल है? आज से इतना है, अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है तो मैं तो बोल रहा हूं, जो आपने अभी नाम लिया एमएलए का, घरामी जी का, उनको आप गिरफ्तार किए क्या? उनके खिलाफ एफआईआर की? करिए उनके ऊपर कार्रवाई अगर गलत बोला है तो। पर आपकी पुलिस खुद पिटते हुए नजर आई मुर्शिदाबाद में, जहां पर बोला कि हम संविधान नहीं मानेंगे। और मुझे बता दीजिए कि क्या बापी हल्दर पर कार्रवाई की? क्या आपने फिराद हकीम पर कार्रवाई की? क्या आपने सिद्दीकुल्ला पर कार्रवाई की? सिद्दीकुल्ला ने बोला मैं ममता दीदी से फोन पर बात किया, उन्होंने मुझे बोला शाबाश सिद्दीकुल्ला, इतने लोग लेकर आए। बोलो शुभांकर जी, जवाब दीजिए। पहले तो शहजाद भाई कितना झूठ बोलते हैं वो आपके दर्शक देखेंगे। मैंने कहीं नहीं कहा कि मुसलमान पलायन कर रहे हैं, यानी ये भी कहीं नहीं कहा कि कम हिंदू पलायन की बात ही मैंने नहीं उठाई। आप इसको रिवाइंड करके दिखा दीजिए। फिराद हकीम तो बोल रहे नहीं हो रहा। दूसरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है, आप देख लीजिएगा फिर से पूरा का, मैंने फिराद हकीम का नाम तक नहीं लिया। अरे क्यों नहीं ले लो ना, नाम देखिएगा मैंने किसका लिया फिर बताइएगा। और शहजाद भाई, मैंने जवाब आपको दिया था जब आपने कहा था स्टेट स्पॉन्सर्ड का जवाब मैंने आपको दिया था। हाँ, तो ये आपके शब्द थे कि ये सारा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तब मैंने कहा कि मणिपुर भी उसका मतलब आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड है और यूपी में जो होता है वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड लेकिन आज सवाल ये है और अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जनता भी पूछ रही है ये सवाल। संविधान दिवस मनाना चाहिए, अंबेडकर जयंती हम मना रहे हैं,
अरुण सोनी यूट्यूब पर पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि बंगाल को अब सेना के हवाले करना पड़ेगा। राम कुमार शर्मा जी पूछ रहे हैं करनाल हरियाणा से, बंगाल हिंसा के बाद हिंदुओं का पलायन होने पर इंडिया गठबंधन वालों का कोई बयान क्यों नहीं आया? देश आपकी तरफ देख रहा है अनुराग भदौरिया, बताइए ना, दर्द नहीं हो रहा बंगाल की तस्वीरें देखकर? नाविका जी नमस्कार। जब हम लोग को बुलाते हैं तो थोड़ा बुलवा दीजिए करके। अब 20-22 मिनट अगर इंतजार करवाएंगे, आपको बीजेपी को बुलवाना होता है तो हम लोग को बोल दिया करके कि विपक्ष वाले 20 मिनट बाद आए, तब तक हम अपना बुलवाएंगे। ये तो ठीक नहीं है। दूसरी बात देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये जो एक आपको बता दूं, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है, मगर उसके झोले में एक संविधान है। इस संविधान जिसके पास है, उस संविधान की ताकत है। पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है, मैं उसका विरोध करता हूं। हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए, हिंसा का मैं कतई समर्थक नहीं हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात क्यों नहीं होगी? नंगी तलवारें लहराई जाएंगी, 80-90 हजार आके उसके एक दलित के डिस्ट्रिक्ट में जाके, ये तो कह लो दरवाजे पे समझ लो एक तरह से, आगरा में तलवारें लहराई जाएंगी। अच्छा, मैंने दलित हिंदू नहीं है, या ये बता दीजिए जो बैकवर्ड वो हिंदू नहीं है, उसको मारने के लिए तलवारें लहराने की बात होगी। अच्छा। और वहां पे हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात हो जाएगी और व्यक्ति अरेस्ट भी नहीं होगा। इससे बड़ी तानाशाही, इससे बड़ा आतंकी माहौल कैसे हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को कैमरे के सामने गोली मारने की बात कर रहा है, नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं, सन्नाटा है। इसके मतलब हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से, हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं आपस में भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आपने समाज के सभी वर्गों को आपस में लड़ा दिया, मैं धर्म में भी लड़ाई और धर्म के अंदर भी लड़ाई। इसके मतलब आप देश को लेकर आने जाना चाहते हो क्या? इस देश को किसके पचिन्हों पे ले जाना चाहते हो क्या? देश के अंदर में कौन सा माहौल पैदा करना चाहते हो? सब आपस में लड़े, एक दूसरे पे तलवारें लहराएं। वो दलित है तो उसका सर कलम करेंगे, ये फलाना है तो उसका वो काटेंगे, उसको गोली मार देंगे, वो उसको आगजनी कर देंगे। ये माहौल बना दिया देश के अंदर में। इस पर चर्चा नहीं होगी कि पश्चिम बंगाल में निंदा करता हूं मैं, तो निंदा यहां उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। बुलडोजर चला क्या उसके घर पे, जिन्होंने इतने जिस तरह तलवारें लहराई, उसके पहले दलित के घर पे आक्रमण कर दिया था एक सांसद, चुनाव सांसद, उसके घर पे आक्रमण कर दिया, गाड़ी तोड़ दी गई, कितने लोग अरेस्ट हुए, कितने लोग के घर पे बुलडोजर चला। मतलब दलित हिंदू नहीं है, उसका सम्मान नहीं है। कमाल, दलित कोई बात है? दलित हिंदू है और किसी को डराना धमकाना बिल्कुल सही नहीं है, मैं मानती हूं अनुराग भदौरिया जी। लेकिन जो दलित एमपी हैं, उन्होंने भी तो अपशब्द कहे थे ना, उन्हें भी तो लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी। मैं सही नहीं ठहरा रही, मैं सही नहीं ठहरा रही किसी भी वायलेंस को या किसी के भी तलवार लहराने को, मैं बिल्कुल सही नहीं ठहरा रही। लेकिन मैं समझती हूं कि थोड़ी हिदायत आप उन्हें भी दे दें कि जिस तरह की बात वो कह रहे थे वो भी सही नहीं है। तो आप इसके मतलब मानते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई नहीं? इस देश में कानून और संविधान है कि नहीं है? बिल्कुल, घर तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। तो बंगाल में मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा आप विरोध करते हैं, लेकिन क्या आपको वहां पर पलायन होता हुआ नजर नहीं आ रहा? आपको वहां आगजनी नजर नहीं आ रही? मैं पूछ रही हूं तो आप कह रहे हैं नहीं। तो आप जैसे लोग तो रोज अपने व्यूज रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पर, क्यों नहीं कहा कुछ? दिखाने पर आईना क्यों दिखता है? अरे बोले दिए, देखिए अरे सुनिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश में एक ही सेना है जिसको हम लोग फौज बोलते हैं। अच्छा। ये नई नई सेना जो पैदा हो रही है ना, ये समाज के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी को अपना हो सकता है अच्छा लग रहा हो सकता है उनके अपने लोग हों, लेकिन देश के अंदर में जो नई नई धर्म के नाम, जो जाति के नाम पे सेना पैदा कर रहे हो, आप देश के अंदर कैसा माहौल बनाना चाहते हो? नाविका जी, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। बिल्कुल चिंता की बात है, लेकिन फैज खान भाई, फैज खान जी, ये अनुराग भदौरिया जी को गुस्सा आ रहा है, सही आ रहा है क्योंकि जो आगरा में हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन बंगाल से ध्यान भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं? बंगाल पर शब्द क्यों नहीं निकल रहे? वहां पलायन हो रहा है वो नहीं दिख रहा, आगजनी हो रही है वो नहीं दिख रही, लोग मर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। और ये जो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की कॉपी लेकर जो जेब में घूमते हैं, उन्हें आज संविधान की धज्जियां उड़ती हुई नजर नहीं आ रही। ये नहीं सवाल उठ रहा कि कैसे कुछ राज्य कह सकते हैं कि हम पार्लियामेंट से, संसद से पास किया हुआ कानून नहीं चलाएंगे अपने राज्य में। ये कौन सा देश बनता जा रहा है? कौन बना रहा है इसे ऐसे विभाजित देश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज उनको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करें और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाएं। आपके टेलीविजन में एक गरीब महिला यह कह रही है कि अपनी इज्जत दे दो तब तुम्हारे पति को छोड़ेंगे। पानी में जहर मिलाया जा रहा है। कहीं तो झोपड़ी गरीब की जलाई गई, कहीं मजलूम की इज्जत सड़क पे लाई गई। दवा के नाम पे धोखे से जहर देते हैं। सितम की हद है कि बच्चों की जान लेते हैं। मुर्शिदाबाद से ध्यान भटकाने के लिए सारी बातें कही जा रही है। क्योंकि नाविका जी सुनिए, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में WC बनर्जी की अध्यक्षता में और A.O. ह्यूम के मार्गदर्शन में तब से लेकर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस उसी की मानस पुत्री है जिसने की देश तोड़ा 1947 में धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। और ये बंगाल तोड़ना चाहती हैं फिर से धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। 1919 में कोई मतलब नहीं था तुर्की के खलीफा से, वहां मुस्तफा कमाल पाशा ने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन भारतीय मुसलमानों से उसे जोड़कर रखा। 1947 में इन लोगों ने क्या किया, हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर फिर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। कश्मीर में हिंदुओं को खाली कर दिया गया। यह परिपाटी आते 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 ममता बनर्जी बंगाल में लेकर आ रही हैं और कहती है कि बंगाल से बंगाल तो जा रहे हैं, क्या होता है, शर्म से इन्हें डूब मरना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कह रहे हैं ये दंगे फसाद, तौबा करते हुए कह रहा हूं, मुझे कहना पड़ रहा है कि BSF कर रही है। ये कह रहे हैं शर्म से इन लोगों को डूब मरना चाहिए। हमारी देश की केंद्रीय सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर ध्यान देती है, उनको दंगों का दोषी वो पार्टी बता रही है। 2018 का आप इतिहास उठाकर देखिए कि लंदन के होटल में चम्मच चुराते हुए पकड़ा है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पत्रकार CCTV पे। ये BSF पर आरोप लगा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि नैतिकता क्या होगी। मैं बताना चाहता हूं, एक गुड़िया की कई, अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे ना, शेर पूरा सुनिए। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है और खास सड़कें बंद है बंगाल की तब से मरम्मत के लिए। ये बंगाल की सबसे सही पहचान है और मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। ये इंसान के सियासत समझ में नहीं आएगी। मैं इन्होंने क्या किया देखिए, ममता बनर्जी की आ रही हूं, लेकिन पब्लिक के बहुत सवाल आ रहे हैं और कमलाकर त्रिपाठी जी ये सवाल आपके लिए है। असित मोदी व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं, संविधान लेकर चलने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनकी पार्टी के नेताओं के हेट स्पीच संविधान के खिलाफ नहीं है? और सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने अपने राज्य में नहीं चलाएंगे ये संशोधन, ये बिल जो पास हुआ है, वो तो कांग्रेस के ही राज्य हैं। अब संविधान जेब में है या संविधान पढ़ा भी जाएगा? संविधान शोपीस है या संविधान इस देश की आत्मा है? समझा तो दीजिए। आपको पहली बात बता दूं, जरा मणिपुर पे भी बात कर लीजिए। जो इतने 1.5-2 साल से जो जल रहा है, वहां पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है? वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता है? और समस्या आपकी यही है। मणिपुर पर कई बार चर्चा हुई है। आज जब बंगाल पर चर्चा होगी तो आप मणिपुर चले जाएंगे, क्योंकि बंगाल पर आप जवाब दे नहीं सकते। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हर जगह पे चर्चा होगी। जवाब दीजिए। एक सेकंड मैं अभी जवाब दूंगा। मणिपुर चल रहा था तो राहुल गांधी चले गए थे। बंगाल जाने की हिम्मत नहीं है क्या? ना संदेश खाली के समय गए, ना आज गए। देता हूं, क्यों? मैं जवाब देता हूं, बशर्ते कि चीखना चिल्लाना बंद करें, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। कमलाकर जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, आपको जवाब भी सुनना होगा। नाविका जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं शहजाद जी आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। नाविका जी, मैं जब जवाब देता हूं तब इनकी आवाज ऊंची रहती है, फिर मुझे चीखना पड़ता है। मैं चीखने नहीं आ रहा। मत, आपकी आवाज मैं अपनी आवाज से मैं अपनी प्रॉपरली जवाब दूंगा। अभी उन्होंने पूछा मणिपुर पर क्यों नहीं जवाब देते, आपको पता है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक वो, वरना उनसे बुलवा लीजिए, फिर मुझे मेरी बारी दीजिए जी।
मणिपुर में अभी आपको पता है वक्फ बिल पास होने के बाद मणिपुर का 2 सदनों में रेजोल्यूशन आया। राहुल गांधी दोनों सदनों में, एक लोकसभा में और राहुल गांधी के चेले चपाटे दूसरे राज्यसभा में, दोनों सदनों में बैठे नहीं। पूछे राहुल गांधी थे लोकसभा में जब रेजोल्यूशन आया? पूछिए उनसे। 2:30 बजे जब मणिपुर की चर्चा आरंभ की गई तब ये थे या नहीं थे? अब मुझे अपनी दूसरी बात कहने दीजिए। नाविका प्लीज, नाविका रिक्वेस्ट, चर्चा में थे, नाविका रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बात करने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भारत से, मुझे अपनी पूरी बात प्लीज करने दीजिए। दूसरा पॉइंट, मुझे अपनी बात कहने। अभी अनुराग भदौरिया दलितों की बात कर रहे थे। आज अनुराग भदौरिया को एक बात पूछिए, अनिल कुमार नामक एक दलित को उत्तर प्रदेश में गोली मारकर मार दिया गया, पर इनके नेता ने एक शब्द नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि मारने वाले का नाम था दिनेश यादव। दिनेश यादव मारने वाले का नाम है, तो एटा में जो दलित को मारा गया है, मजाल है कि अनुराग भदौरिया के नेता इसमें ट्वीट कर दे। एक बार गलती से किया था ऐसी सिचुएशन में ट्वीट, डिलीट कर दिया ट्वीट इन्होंने, क्योंकि मारने वाला एक जाति से था और मरने वाला दूसरी जाति से था। यह है अनुराग भदौरिया जो यहां पर आकर लेक्चर दे रहे। तीसरी बात मैं इनसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, बता दीजिए। अरे भाई सुन लीजिए कि आपने तो करणी सेना को बहुत कुछ बोला, आपने राणा सांगा का आप पे मन में सम्मान नहीं है भदौरिया, ये तो मैंने देख लिया, पर मुझे बताइए कि उनके घर के बाहर तो 2500 पुलिस वाले लग गए मिस्टर रामजीलाल सुमन के। अब ये हिंदुओं की प्रोटेक्शन करने के लिए कौन था बंगाल में, वो बताइए। रामजीलाल सुमन के घर के बाहर 2500 पुलिस वाले, और यहां पर हिंदुओं को कोई बचाने वाला नहीं, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं। जवाब दीजिए। जवाब दे दूं? बोलिए। राणा सांगा का अपमान सहन करते हैं ना? देखिए किस तरह से चीजों को कैसे बांटा जा रहा है। मैंने बोला कि ये देश में एक ही सेना होती है जिसका नाम होता है फौज। ये तरह तरह की रोज रोज जो सेना पैदा होंगी, इस तरह से नंगी तलवारें लहराई जाएंगी, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा। हो सकता है वोट बैंक के लिए कर सकते हो, हम भी वोट बैंक के लिए हो सकता है कुछ बोले, लेकिन वोट बैंक से ज्यादा बड़ा हिंदुस्तान है, देश है। सबसे पहला दिनेश यादव के बारे में कुछ बोलो। जात से भी बड़ा मेरा देश है। दिनेश यादव को कंडेम करो। जब देश की बात होगी, देश में माहौल, अरे देश को छोड़ो, दिनेश पे बोलो। उठाऊंगा तब मैं नहीं सोचूंगा मैं कि जात दिनेश यादव पे बोलो फिर। जिस तरह से अरे जिद्दी क्यों निकल रही? दिनेश यादव पे बोलो ना। पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात हुई, दिनेश यादव पे बोलो। दलित मारा उसने। कल सुनिए मेरी बात, दिनेश यादव को कंडेम क्यों नहीं कर अखिलेश? किसी भी धर्म का हो, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मान्यवर अखिलेश यादव ने दिनेश यादव पर ट्वीट किया है। इस तरह की बातें करके आप वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए समाज के अंदर में। दिनेश यादव की बातें की जा रही है, यहाँ कानून है, कोई गलती करेगा कानून सजा देगा। कोई नहीं, दिनेश यादव ने किया, बोलो। गलत करेगा सजा मिलेगी। कोई क्या है? भदौरिया, देश की इतनी चिंता है, देश की इतनी चिंता है, तो आपकी पार्टी की नेता है रुचि वीरा, वो कह रही है एक समुदाय को आहत किया गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम होंगे और उकसा रही हैं। इन पर भी कुछ बोल दो। आप तो संविधान को मानते हैं ना? उकसा नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी बांटो और राजनीति करो, बांटो और राज करो की नीति अपना रही है, उनका आईना दिखा रही है। अरे धर्म और जाति देखकर आक्रोश प्रकट करते हो। आप राष्ट्र दिनेश यादव पर ट्वीट का अखिलेश जी का करते हो, आप बीजेपी की बात करते हो। पहले तो राष्ट्र की बात करके सत्ता में आए और फिर राष्ट्र छूट गया आपका, फिर धर्म की राजनीति करने लगे। अरे धर्म के लिए हमारे पास साधु संत हैं, महात्मा हैं जो धर्म कर्म कर लेंगे। आपको चुना गया है विकास के लिए, आपको चुना गया है रोजगार देने के लिए, आपको महंगाई कम करने के लिए, आपको बच्चों अच्छा तो ममता दीदी गंदा धर्म बोलती है, उनको एक ज्ञान बोला था क्या? किसान मजबूत हो, ये मठाधीश को माफिया बोलने वालों को ज्ञान दिया था कि नहीं? इसलिए आपको चुना गया है, लेकिन आप धर्म की राजनीति करने लग गए, इसके मतलब रास्ते से भटक गए आप। अनुराग जी, दिनेश यादव ने दलित को मारा, एक शब्द बोलो। अयोध्या जीतते हैं तो धर्म की बात आ जाती है, लेकिन आगे पीछे हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे। अशरफ अली अनूपपुर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, पूछना तो ये भी पड़ेगा कि करणी सेना क्या कर रही है, क्या उसके लिए भी कोई कानून है? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहा था तो वहां की यूनुस सरकार भी बंगाल सरकार की तरह चुप थी, इसे क्या समझा जाए? सोनी भाई का कनाडा से सवाल है, सिर्फ विपक्ष की सरकारें जिन राज्यों में है वहीं पर इस तरह की हिंसा क्यों हो रही है? शुभंकर जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके उन दर्शकों से बिल्कुल पहले तो मैं बहुत माफी चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो, और ऐसा आपको दिखाया जा रहा है तो, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, पलायन की बात जहां तक करवाई जा रही है, बार बार ये चीजें जो फैलाई जा रही हैं, ये बहुत अतिशयोक्ति है। और कहीं ना कहीं जो मणिपुर से जो भाग के आए वो पता नहीं, आज तक पता नहीं चल पा रहे हिंदू थे या मुसलमान थे।
लेकिन कहा गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप ही की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हजारों के ऊपर लोग मणिपुर से विस्थापित हो गए। क्यों हो गए साहब? ऐसा माहौल आपने बना क्यों रखा है? आप ये कह रहे हैं कि केंद्र से कानून बनता है, वो प्रदेश अगर वो 10 पारित नहीं करती है, आखिर मामला यहां तक आ क्यों गया? मैं खुद कहता हूं केंद्र का कोई भी कानून हो सारे राज्यों को एक साथ मानना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने इसको ऐसा बना क्यों दिया? आप ऐसा धर्म को किस तरीके से लाते? ये भी सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं कि पलायन नहीं हुआ। तो फरहाद हकीम मंत्री हैं, ममता सरकार में मंत्री हैं, मान रहे हैं कि पलायन हुआ, पर कह रहे हैं मुर्शिदाबाद से मालदा गए, इसीलिए इसको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। पलायन हुआ वो खुद मान रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं नजर आ रहा। नाविका जी वो सारे वेकेशन पे गए हैं, वो कह रहे थे कि नहीं हमें तो बहुत बोर हो रहा था मुर्शिदाबाद में, हम थोड़ा वेकेशन करके आए, इसीलिए हम लोगों के घर में, हमारे घर में आग लग गई तो हम वेकेशन के लिए निकले हैं। ये हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लीपापोती कर रही है इस मंच पर, और कह रहे हैं कि उनका पलायन नहीं हुआ। ये झूठी न्यूज है। वो महिला बोल रही है कि मुझे बोला गया बलात्कार कर देंगे आपका, और ये बोल रहे कि हुआ नहीं। मणिपुर वाले घर पे लोग सामान भर भर के निकल रहे हैं, ये तस्वीरें हैं, हमारी रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपने आंखों पर पट्टी ही लगा ली तो आपको कुछ कैसे दिखेगा। सुलोचना देवी का धनबाद से सवाल है, दलितों और आदिवासियों की आवाज बनने वाले तथाकथित नेता मुर्शिदाबाद कब जाएंगे? महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, यदि सीएम ममता जी स्थिति को संभाल नहीं सकती तो क्या केंद्र सरकार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देना चाहिए? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, यूपी में क्षत्रिय समाज को इतिहास सिखाने वाले, जाति के नाम पर लड़ाने वाले क्या बंगाल के पलायन करते दलितों पर कुछ ज्ञान देना चाहेंगे? कोई ज्ञान क्यों नहीं दे रहा? किसी को बंगाल क्यों नहीं नजर आ रहा? मुर्शिदाबाद क्यों नहीं नजर आ रहा? नजर आ रहा है तो यूपी नजर आ रहा है, मणिपुर नजर आ रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? आज जब हम यहां पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं नाविका जी, तब 500 परिवार ऐसे हैं जो कि रो रहे हैं बंगाल में बैठकर। मुर्शिदाबाद से मालदा चले गए हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, आज रात को घरों में उन्हें आराम से सोना था, आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। ये अफसोस की बात है, और कहने वाले ये कह रहे हैं बंगाल से बंगाल तो गए हैं, इनके लिए पलायन तब होगा कि पूरा कश्मीर जब खाली हो जाएगा हिंदुओं से, तब मानेंगे पलायन हुआ है। पूरा बंगाल जब खाली हो जाएगा हिंदुओं से, तब मानेंगे पलायन हुआ है। फिर ये कहेंगे भारत से भारत तो गए हैं, फिर इनके लिए पलायन का अर्थ होगा कि यहां पर आतंकवादियों का कब्जा हो जाए और सारे हिंदू, सारे सनातनी जिनके नाम पर यह हिंदुस्तान है, जिस भरत भूमि का नाम भरत के नाम है, वो समाप्त हो जाएगी वो संस्कृति, तब उसे पलायन मानेंगे। लेकिन याद रखिएगा यह स्थिति अब नहीं आने वाली है। आपने पहले 15 मिनट की धमकी दी थी, फिर समझ में आया 15 मिनट से काम नहीं चला तो 1 घंटे की धमकी दी, लेकिन तुम्हारा एक पूरा जीवन भी निकल जाएगा। अब अखंड भारत बनेगा, भारत का विभाजन नहीं होगा, 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। ममता बनर्जी की पॉलिसी नहीं चलेगी, हुम्बा हुम्बा रुम्बा डुम्बा बम्बा बम्बा ईना चोलबे दीदी कि दुर्गा पूजा आप नहीं मनाने देंगी। ये नहीं चलेगा कि कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करने के लिए आप उनकी सभा में हिंदुओं को काफिर कहें और कहे अल्लाह हमें जीत देगा। ये भड़कने वाला काम अब नहीं चलेगा, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। बहुत से सवाल उठ रहे हैं और आज सोशल मीडिया पर हमने एक सर्वे किया, सोशल मीडिया पर हमने सवाल पूछा, और ये सवाल हम रोज पूछते हैं जानने के लिए कि देश के जनता क्या सोच रही है। क्या वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित है? हाँ कहने वाले 93% लोग, नहीं कहने वाले 5, कह नहीं सकते 2%। 93% लोग कहते हैं ये प्रायोजित है। ये आंखें खोल देने वाली, चौंधिया देने वाले सर्वे सामने आया है कि लोगों से कुछ छुपा नहीं है, जनता सब जानती है। और यही सवाल पुष्पक जोशी भी पूछ रहे हैं कि बंगाल में आपकी सरकार अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती शहजाद भाई, तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो अपने अधीन कर लीजिए। वेदांत मिश्रा रायगढ़ से कह रहे हैं सालों से बंगाल हिंसा की आग में कई बार जल चुका है, चाहे चुनाव के बाद की हिंसा हो या संदेश खाली। ऐसा लगता है कि इन मुद्दों की याद बीजेपी को सिर्फ चुनावी भाषणों में याद आती है।
सवाल शहजाद जी आपसे भी हैं, लेकिन मैं जवाब 356 लगाने पर फिर क्या होगा, इसका राजनीतिक रिएक्शन और अब क्या है? समय बहुत कम है, सवाल छोड़े जा रही हूं। एक वाक्य में, हम राष्ट्रपति ने हम राष्ट्रवादी शासन लाएंगे 1 साल के भीतर, पर मैं पूछना चाहता हूं कि चंदन दास को मारा गया, ये पीडीए वाले की जुबान बंद। अनिल कुमार को मारा गया, यादव ने मारा तो पीडीए की जुबान बंद। सवाल पब्लिक का शो पर बस डिबेट यही बंद कर रही हूं। अपने तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद, लेकिन जाने से पहले 2 मिनट में दुनिया की सब बड़ी खबरें आपके लिए छोड़े जा रही हैं। नमस्कार।